गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमने जो पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक यानी वैद्युत होता क्या है, वैद्युत आवेश क्या होता है, किस तरह उसको उत्पन्न किया जाता है। उसमें प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। ठीक, ये परमाणु के नाभिक की बात होती थी। जो हमारा मेन टॉपिक है, जो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे पास तीन ही आवेश होते हैं। मूल आवेश जो होता है वह तीन ही होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन जिसको दिखाते हैं ई, एक होता है प्रोटॉन प्लस ई, और एक क्या होता है न्यूट्रॉन ही कहते हैं ना, ठीक है। लेकिन एक हमारा और होता है जिसका नाम है अल्फा कण, जिसका होता है +2e। ठीक, यानी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, अल्फा कण पे पॉजिटिव होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वह आवेश रहित होता है। ओके, तो हम आगे बढ़े। आज जो हमारा हेडिंग है वह है कूलाम का नियम यानी कूलाम्स लॉ। कूलाम लॉ क्या होता है, देखो क्या होता है कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर दो आवेशों को एक साथ ले लिया जाए, जैसे कि एक प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, अगर इन दोनों को पास में लाया जाए तो क्या होते हैं यार, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। सेम इसी के विपरीत होता है कि एक प्लस आवेश ले ले, एक नेगेटिव चार्ज ले ले, टेक इट दी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एंड सेपरेट टू ईच अदर, देन ईच एट द अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर, वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यानी कि आकर्षित करते हैं। यही चीज़ है। तो कूलाम्स लॉ इसी पे आधारित है क्या, देखें। कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, किनके बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, हमने दो स्थिर बिंदु ले लिया। एक स्थिर बिंदु हमारा ए है, एक बी है। ए पे आवेश है Q1, बी पे आवेश है Q2। लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मीन्स है कि Q1 और Q2 का जो गुणनफल होता है वह बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी F प्रोपोर्शनल Q1 गुणे Q2। मीन्स कहने का यही है कि F1 प्रोपोर्शनल Q1 गुणे Q2, जो हमने यहाँ पे दर्शा दिया है, पहला कंडीशन नहीं करा है कि F जो है वह अनुक्रमाती है Q1 और Q2 के गुणनफल के। किसके गुणनफल के कहते हैं, जो F है वह Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। अगला चलें, जो अगला हमारा है वह कह रहा है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल 1/r²। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी की बात कर रहा है, जिसका नाम क्या है, r है। तो वहीं कह रहा है कि r जो है इस बल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल 1/r²। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पॉइंट, कि यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। क्या होती है, यानी कह रहा है कि यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के, यानी Q1 से Q2 की तरफ ले लें या Q2 से Q1 की तरफ ले लें, दोनों का निर्धारण एक ही अनुदिश होना चाहिए। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती
तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। कहने का मीन्स यह है कि यह प्रोपोर्शनल Q1 गुणे Q2, यह प्रोपोर्शनल 1/r²। दोनों को अगर आपस में ऐड कर दिया जाए तो इम्प्लाइज डैट F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू क्या है, F प्रोपोर्शनल 1/r²। अगर दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो क्या बनता है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने एज एक कांस्टेंट का यूज किया जिसका नाम है K, और इस K का मान होता है 1/4πε0। कह सकते हैं वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ एज दिस वैल्यू ऑफ वैक्यूम इज 1/4πε0। ठीक, यानी दो आवेश से Q1 Q2, इनके बीच की दूरी r है, तो इन दोनों का गुणनफल इसके वर्ग के दूरी के व्युत्क्रमा, जो वर्ग का जो दूरी होगा एक अनुक्रमानुपाती होगा, एक व्युत्क्रम, दोनों को आपस में मिला देते हैं तो हमको एक सूत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ओके, यही सूत्र हमको मिल रहा है क्या, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यानी इसको अगर साफ लिख दें इस तरह से तो मिल गया 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये है कूलम्ब्स लॉ। ठीक, ये क्या है, कूलम्ब्स लॉ। अब इसमें एक क्वेश्चन आया है, एप्सिलॉन 0 भी कहते हैं बहुत से, और एप्सिलॉन नॉट भी बहुत से बुकों में कहा गया है, बहुत से टीचर अपने अंदाज लोगों में कहते हैं। ये है एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को कहते क्या है, यानी जो इस फार्मूले में यूज किया गया है इसको क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता क्या कहते हैं। जो एप्सिलॉन नाम का नाम है वह है निर्वात की वैद्युतशीलता, यही कहते हैं। यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, जिसका फार्मूला है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक, ये तो होता है। आगे बढ़ें इसी के, ये हो गया। ठीक, किसका 1/4πε0 का मान होगा कितना, तो पहले इसकी यूनिट निकाल लें। तो ये हमारा हो जाएगा Q1 Q2/F इंटू r² होगा। यानी इसको कह सकते हैं हम कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर होगा। तो अब कह रहा है कि इसका मान होता कितना है, आप देख लेते हैं। अगर इसका मान रखेंगे तो जस्ट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। जैसे हम दिखाते हैं, इसका जो मान होता है 1/4πε0 का, वह होता है 9.0 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, दैट इज द C। नहीं होता है, यानी 1/4πε0 का जो मान होता है 9.0 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये तो फर्स्ट था, नोटेड दैट। सेकेंड, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट,
जिसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या निर्वात की विद्युतशीलता, यही कहते हैं। यानी जो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है वह होता कितना है 8.85 10 के पावर -12। क्या होता है 8.85 इंटू 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, यानी हमको पहले मिला कि 1/4πε0 का मान होता है 9 इंटू 0 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वह था 8.85 इंटू 10 के पावर -12 से कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर। ठीक, अगर इस वैल्यू को कूलाम्स के फार्मूला में रख दिया जाए तो जो हमारा जो फार्मूला आता है वह हो जाएगा F इक्वल टू 9 इंटू 0 10 के पावर 9 गुणे Q1 Q2 अपान R स्क्वायर न्यूटन। क्यों हुआ? ठीक, क्यों हुआ पता है? अब क्योंकि अब हमने क्योंकि 4/01 का मतलब क्या होता है, तो जब इसको उल्टा कर देंगे तो 1/4πε0 9 इंटू 10 का 9 होता है। तो यही वैल्यू हमने उठा कर किया न्यूटन के फार्मूला में रख दिया, जहाँ पे वो था क्या था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो हमने इसी की जगह पे ये वैल्यू उठा के पुट कर दिया। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ पुट इन द रिमेनिंग इक्वेशंस, देन फाइंड द रिजल्ट। F इक्वल टू 10.0 10 के पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर न्यूटन्स। ओके, ये तो रिजल्ट था। अब आते हैं डायमेंशनल फार्मूला से कहता है परमिटिविटी का मान देखिएगा। एप्सिलॉन इक्वल टू होता है 8.85 इंटू 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कन्फ्यूजन दूर है, आगे बढ़ें। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, यानी एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है। ठीक, देखें पहले फार्मूला लिख लें। F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, डेट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4π Q1 Q2 अपान F इंटू R स्क्वायर। 1/4π is not any dimensional formula. In this the value shown elect. Start net Q, that is the Coulomb. Coulomb dimensional formula is 80. Next Q2 dimensional formula is 80. Let us regard the previous class solution. Okay, remember me. F ml t के पावर -2 एंड R इक्वल टू L स्क्वायर। ओके, तो A निकल के आएगा, फाइंड द सॉल्यूशन A हो जाएगा मेरा A स्क्वायर t पावर 2, यम को यम ही रहने दें, L1 2 एड इज 3 t के पावर -2। तो A हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू A स्क्वायर रहेगा ही,
टी के पावर 2 टी के पावर -2, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस से क्या होगा प्लस होगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा टी के पावर 4, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा +1 से क्या हो जाएगा -1, ये भी +1 से प्लस से क्या होगा -3। अगर इसको रीअरेंज करें तो हो जाएगा यम इनवर्स एल के पावर -3 टी के पावर 4 ए के पावर 2। दिस इज ए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। ओके, यानी यह जो बीमी सूत्र है वह निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का है। ये हो गया। अब जो इसमें है आगे बढ़ते हैं तो इसका बीमी सूत्र भी यूनिट भी कुछ निकल गया है ना। देखो अगर एम के एस में इसका यूनिट देखा जाए तो क्या होगा, एम इस क्या होता है किग्रा, के जी इनवर्स, एल मिस क्या होता है मीटर, मीटर पावर -3, टी मिस क्या होता है सेकेंड यानी एस के पावर 4, ये क्या होता है एम्पियर यानी ए एम पी के पावर 2। ओके, ये हो गया। आगे क्या है, कह रहा है कि यदि निर्वात के स्थान पर दोनों आवेशों को के पराविद्युतांक वाले माध्यम में, के पराविद्युतांक वाले माध्यम में, जैसे कोई कुचालक पदार्थ ले लें हम, कांच, मोम, कागज, तेल ले लें आदि ले लें, रखा हो, तब उनके बीच लगने वाला विद्युत बल किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, कहने मतलब क्या है, कह रहा है कि यदि निर्वात के स्थान पर कोई रख दिया जाए, दैट इज के, तब क्या होगा, ये प्रवृत्तांक है क्या, कोई कुचालक पदार्थ है, क्या है एनी इंसुलेटर्स, यानी कोई कुचालक पदार्थ है। जैसे कह सकते हैं कागज भी हो सकता है, वह लकड़ी भी हो सकता है, वह चाक भी हो सकता है और तेल भी हो सकता है। ठीक, तो उसमें उस सूत्र का मान क्या हो सकता है, बस एक कन्फ्यूजन है, उसी को दूर करना है। तो हो जाएगा एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2/R²। ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है ना, जहाँ के एक बीमाहीन नियतांक, यानी जो के है वह एक बीमाहीन नियतांक है, इस के की कोई बीमा नहीं होती है, इस के की कोई बीमा नहीं होती है, जिसे उस पदार्थ का पराविद्युतांक यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या विशिष्ट पराविद्युतांक यानी स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी कहते हैं, तथा कुचालक पदार्थ को पराविद्युत कहते हैं। यदि आवेशों के मध्य कोई पराविद्युत हो तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल क्या होता है, घट जाता है। आवेशों के मध्य कोई पराविद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो उसका जो विद्युत बल का मान होता है वह क्या होता है, वह घट जाता है। क्यों घट जाएगा देख लीजिए, क्योंकि के का मान जितना इंक्रीज करेगा इस एफ का मान उतना ही डिक्रीज करेगा एज ए प्रॉपर्टी, क्योंकि कह ही रहा है कि क्या के क्या है, के प्रोपोर्शनल 1/k मीन्स, यानी अगर एफ की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो के की वैल्यू डिक्रीज करेगी, अगर के की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो एफ की वैल्यू इंक्रीज करेगी, क्योंकि दोनों क्या है डायरेक्टली इनवर्सल है, यानी व्युत क्रमानुपाती हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं।
ठीक है ना। इसी वजह से होता है कि के का मान जितना ही अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे तो जो विद्युत बल का मान यानी एफ की जो वैल्यू होती है वह कम होती चली जाएगी। ठीक, आगे देखा जाए, हमारे पास जो पहला समीकरण निकला कूलॉम्स लॉ का, एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। जो नया फार्मूला निकल के आया वह है एफ इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2/r²। अगर इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर दें, भाग दे दें, कर दें कि इक्वेशन फर्स्ट अपान इक्वेशन सेकेंड यानी एफ अपान एफ एम भाग दे दें तो 1/4πε0 कैंसिल Q1 Q2 r² कैंसिल, बचा क्या, ओनली फॉर K, दैट इज द रिवर्स। तो ये हमारा मिल क्या जाएगा, क्या K। इससे क्या निकला, करा कि अतः किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर कुचालक माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को कहते हैं परावैद्युतांक। यानी परावैद्युतांक कहते किसे हैं, कह रहा है कि दो आवेशित चालकों को निर्वात में रखने पर उन पे रखने वाला बल, यानी दो आवेशित चालकों को निर्वात में रखने पर उन पे लगने वाला बल F तथा किसी माध्यम में रखने, किसी कुचालक पदार्थ के माध्यम में रखने पर उस पे लगने वाला बल Fm क्या है, Fm। इन दोनों का जो अनुपात होता है उसी हम कहते हैं पराविद्युतांक के, यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक, या स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। ओके, इसको क्या कहते हैं, के को, इसी के को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, ये तो रहा। अगर ये ऐसा हो सकता है, ठीक, ये ऐसा हो सकता है, तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा गौर किया जाए, कहाँ गया, ए वाला, इस इक्वेशन पे गौर किया जाए एक बार। Fm इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। तो कह रहा है कि इस समीकरण में एप्सिलॉन 0 K के स्थान पर केवल एप्सिलॉन भी लिखा जा सकता है। यानी इस क्वेश्चन में हम एप्सिलॉन 0 K के स्थान पर भी एप्सिलॉन केवल लिखा जा सकता है। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा एप्सिलॉन 0 K है वहाँ पे क्या हो जाए, बस एप्सिलॉन हो जाए, क्या हो जाए। थोड़ी सी खांसी आ रही है बेटा, जरा गौर कीजिएगा। कह रहा है कि जहाँ पर एप्सिलॉन 0 K है वहाँ पे एज ए, अगर ओनली फॉर इज यूज द एप्सिलॉन्स, क्या यूज कर लिया जाए, एप्सिलॉन यूज किया जाए, तो उस परावैद्युत की विद्युतशीलता कहते हैं। तो उसे एप्सिलॉन को ही क्या कहते हैं, परावैद्युत की विद्युतशीलता कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। यानी हमने यूज किया एप्सिलॉन 0 K इक्वल टू एप्सिलॉन, तो K की वैल्यू निकल के क्या आएगी, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। ये भी एक फार्मूला है। यानी रिमेंबर कर लें, जो पहला फार्मूला हमको मिला उसमें मिला कि F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r², डेट इज ए कूलॉम्स लॉ। सेकेंड निकल के आया 1/4πε0 इक्वल टू 9.0 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर। तीसरा निकल के आया
एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जो नेक्स्ट था वह निकल के आया एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻4 a⁻2 डेट इज डायमेंशनल फार्मूला। पांचवा निकल के आया कि जब किसी पराविद्युतांक पदार्थ को निर्वात के स्थान पर कोई कुचालक पदार्थ हम क्या करते हैं एंट्री करा देते हैं, तो उस कंडीशन पे इस f का मान क्या हो जाएगा Fm, तो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट k इंटू Q1 Q2/r²। जो छठा वैल्यू आई वो निकल के क्या आया, अगर इन दोनों को आपस में हमने भाग दे दिया तो क्या निकल के आया F/Fm इक्वल टू k। नंबर 7 हमने क्या यूज किया, हमने कह दिया कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू k अपान अगर क्या हो जाए एप्सिलॉन हो जाए तब जो आठवां आया हमारी वैल्यू चेंज हुई तो हो गया F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। नंबर नेक्स्ट हमने क्या लिया, कह दिया एप्सिलॉन नॉट k इक्वल टू एप्सिलॉन, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट। ओके यही है। और इस एप्सिलॉन को कहते क्या है, परावैद्युत की वैद्युतशीलता यानी परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। अतः परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस पदार्थ का परावैद्युत कहते हैं। यानी परावैद्युत की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को ही क्या कहते हैं परावैद्युतांक कहते हैं, यानी डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक, अब देखिए हमने जहाँ भी यूज करे हैं थोड़ा सा लगता है कि डिफ़िकल्टीज है और ये भी लगता है, लेकिन इसका यूज इसीलिए किया गया है कि जितने भी हमको आगे इक्वेशंस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए ये बड़ी सरलता से उसमें काम करेंगे हमारे लिए। यानी किसी भी इक्वेशंस को किसी भी फार्मूला को क्या करते हैं यह एकदम सिंपल बना देते हैं जो हमको समझ में आता है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। ठीक।